आज जो सीरीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम बर्लिन है। ये सीरीज असल में फेमस नेटफ्लिक्स सीरीज मनी हाइस्ट के सीजन 1 से पहले स्टार्ट होती है। इस सीरीज के अंदर बर्लिन अपने गैंग के साथ पेरिस में सबसे बड़ी चोरी करने का प्लान बनाता है। सीरीज स्टार्ट होते ही हम बर्लिन को एक गाड़ी में कहीं जाते हुए देखते हैं और फिर हमें उसकी गैंग इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इस ग्रुप में बर्लिन को शामिल करके टोटल 5 बंदे थे। पहली मेंबर का नाम केला था, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी और इस ग्रुप की सबसे स्मार्ट मेंबर थी। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट थी। अब बारी आती है रोय की, जिसकी खासियत लॉक खोलने की थी और इन सब मेंबर में सबसे ज्यादा दफा जेल ये गया था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी बहुत बुरी लगती थी, इसलिए उसने बर्लिन के गैंग को ज्वाइन कर लिया। दमियान इस गैंग का मास्टरमाइंड था। वो सारे इंपॉर्टेंट प्लान्स बनाता था। वो असल में यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था जो फ्री टाइम में चोरी की प्लानिंग करता था। अब अगले मेंबर का नाम ब्रूस था। ब्रूस की खासियत ये थी कि वो सब कुछ संभाल सकता है। अब बर्लिन और उसकी गैंग पुलिस की आइडेंटिटी के साथ एक महल जैसी जगह पर जाते हैं। बर्लिन एक आदमी को बुलाकर कहता है कि हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है, तो आप मेरे साथ आइए। वो आदमी बर्लिन से पूछता है कि उस पर कौन से चार्जेस लगाए हैं, तो बर्लिन उसे बताता है कि एंटीक सामान की स्मगलिंग, जिससे कम से कम आप 9 सालों के लिए जेल जा सकते हैं। फिर वो आदमी एक कोड से बर्लिन के लिए दरवाजा खोल देता है। दूसरी तरफ हॉल में एक आदमी इन सब लोगों पर शक करना शुरू कर देता है कि वो लोग पुलिस वाले नहीं लग रहे। अब बर्लिन उस आदमी को बताता है कि वो पुलिस वाले नहीं हैं, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करने की वजह से मैं आपसे ये छोटी सी चीज ले रहा हूँ। ये राज हमारे बीच ही रहेगा। लेकिन टेबल पर बैठे एक आदमी शोर कर रहा था और बर्लिन को कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, मैं इंस्पेक्टर मोरॉन को अच्छी तरह जानता हूँ। बर्लिन उसे कहता है कि आप उसे अभी फोन लगाएं, हम दोनों एक साथ उनसे बात करेंगे। जब वो आदमी फोन टेबल पर रखता है तो बर्लिन उस फोन को बुरी तरह तोड़ देता है। उसके बाद वो अपने सूट से एक गन निकालता है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत डर जाता है। बर्लिन बाकी लोगों को अपने आईडी कार्ड्स निकालने का कहता है, लेकिन वो उस आदमी को जो शोर मचा रहा था उसे अपने साथ ले जाता है। वो उस आदमी को कह रहा था कि मेरे से बदतमीजी करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। फिर वो आदमी बर्लिन को कहता है कि मैं अपनी आवाज बढ़ाना नहीं चाहता था, मैं बहुत डर गया था। उसके बाद वो उस आदमी को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब बर्लिन अपनी टीम में एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम कैमरॉन था। वो इनके स्क्वाड में इसलिए आई थी क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत दर्द था और वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। वो सारे एक साथ बैठकर चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। ये चोरी 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा की थी, जो पूरे यूरोप को हिला सकती थी। बर्लिन गैंग मेंबर्स को बताते हुए कहता है कि इस चोरी का स्टार्ट 4 दिन पहले ही हो गया था, जब उन्होंने ये प्याला चुराया था जो 40,000 यूरो से भी ज्यादा का था, और अब वो इसकी कीमत 44 मिलियन यूरोस करने वाले हैं। अब बर्लिन बताता है कि 34 सिटी से अलग अलग फैमिलीज के 63 हीरे एक ऑक्शन हाउस में इकट्ठे हुए हैं और ये चोरी सिर्फ एक रात में पूरी होगी। अब बर्लिन अपने गैंग के साथ एक चर्च के प्रीस्ट से मिलने जाता है। वो प्रीस्ट उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में ऑनलाइन पढ़ा था, लेकिन वो सारे लिंक्स केला ने बनाए थे। उनमें से कुछ खुदाई के किस्से मैगजीन में छपे हुए थे। अब बर्लिन उस प्रीस्ट को बताता है कि हमें इस जगह पर एक पुरानी चर्च मिलने के कोई सबूत मिले हैं। ये सारा कुछ बर्लिन ने प्लान किया था। वो उस प्रीस्ट को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा था ताकि उसे कुछ समझ में ना आए। इसके बाद वो मशीन लेकर अंडरग्राउंड चले जाते हैं। वो अपनी मशीन यूज करके उस प्रीस्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। वो उस जगह पर खुदाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस तहखाने से एक सीक्रेट रास्ता पेरिस के कब्रिस्तान जाता था, जिससे वो पूरे शहर के किसी भी कोने में पहुंच सकते थे। और उसी जगह के रास्ते पर पेरिस का सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस है। लेकिन एक मसला था, वो सारे हीरे 34 सिटीज से एक एक करके पहुंचेंगे और सब एक साथ चुराने के लिए उन्हें पता लगाना है कि आखिरी शिपमेंट कब आ रही है। बर्लिन की पूरी गैंग एक होटल में स्टे कर रहे थे, जिसके सामने वाली बिल्डिंग में मिस्टर पॉलिग्नैक रहते थे, जिनकी तिजोरी में ये ऑक्शन के हीरे रखे जाने थे। अब केला, कैमरन और रोइन पॉलिग्नैक की गैर मौजूदगी में उसके रूम में जाकर वहाँ पर छोटे साइज के हिडन कैमरा लगा देते हैं ताकि वो उस पर नजर रख सके। जब प्रीस्ट बेसमेंट में बर्लिन और उसकी गैंग को खुदाई करते हुए देखता है तो उन्हें वही प्याला मिलता है जो उन्होंने वहाँ पर छुपाया हुआ था, ताकि प्रीस्ट को यकीन आ जाए कि वाकई ही यहाँ पर खजाना है। प्रीस्ट उनके जाल में फंस जाता है और वो उस प्याले को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। बर्लिन प्रीस्ट को कहता है कि हमें खुदाई के लिए और टाइम चाहिए। अब दमियान और बाकी गैंग खुदाई करते करते एक कब्रिस्तान जैसी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत से इंसानी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। वो खुदाई करते करते अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं। अब वो हड्डियों के बीच में एक 14 मीटर का गड्ढा खोदने लगते हैं ताकि उन्हें ऑक्शन हाउस की बेसमेंट तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता मिल जाए। बर्लिन को पॉलिग्नैक की बीवी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो उसकी बीवी का पीछा करते करते एक बार में पहुंच गया था। दमियान ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि वो पॉलिग्नैक की वाइफ थी और वो अपने होटल के अंदर भी उसकी वाइफ पर टेलीस्कोप के थ्रू नजर रखता था। दूसरी तरफ प्रीस्ट दमियान और इसकी टीम के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाया था, क्योंकि वो प्याला जो बर्लिन ने चोरी किया था वो उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वो उस प्याले को अपने साथ स्पेन लेकर जाना चाहता था
लेकिन दमियान ने इस बात से इनकार कर दिया था। वो कह रहा था कि प्याला ना देने की वजह सिक्योरिटी है, लेकिन वो प्रीस्ट जबरदस्ती उस प्याले को ले जाता है और उसके गार्ड उसे कहते हैं कि ये चर्च प्रीस्ट का है और इस प्याले पर उनका हक है। तभी दमियान बेर्लिन को कॉल करके बता देता है कि प्रीस्ट ने वो प्याला ले लिया है और वो उसे अपने साथ लेकर स्पेन जा रहा है। अगले 12 घंटों में उन्हें पता चल जाएगा कि ये प्याला नकली है और वो हमारे पास पुलिस भेज देंगे। अब बेर्लिन रॉय को वो प्याला वापस लाने का कहता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम रॉय और कैमरॉन को देखते हैं। कैमरॉन रॉय के साथ प्याला लेने के लिए चली जाती है। वो दोनों एक साथ बाइक पर बैठ के प्रीस्ट के हाथ से उसका सूटकेस पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रीस्ट के गार्ड्स उन दोनों के ऊपर एक ट्रैश बिन फेंक देते हैं, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कैमरॉन और रॉय सूटकेस पकड़ के वहाँ से भागने लगते हैं और प्रीस्ट के गार्ड्स उनकी बाइक लेकर उन दोनों का पीछा करते हैं। कैमरॉन और रॉय एक गाड़ी चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में क्राउड की वजह से वहाँ पर फंस जाते हैं। उन दोनों के पीछे एक पार्किंग लॉट था। वो सूटकेस लेकर उस पार्किंग लॉट में छुप जाते हैं। वो दोनों गार्ड्स भी पीछा करते हुए उस पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं, लेकिन रॉय और कैमरॉन उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए गाड़ियों का सायरन ऑन कर देती है, जिससे बहुत शोर हो जाता है। रॉय कैमरॉन को कहता है कि उन्हें कोई पुरानी गाड़ी चुराकर वहाँ से भागना पड़ेगा। वो दोनों गाड़ी में बैठकर उसे हॉट वायर करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसमें फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है। अब वो दूसरी गाड़ी में जाकर उसे स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रीस्ट के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और गाड़ी के टायर को फाड़ देते हैं। इसकी वजह से उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो प्रीस्ट के गार्ड्स उन पर पाइप से पानी फेंकते हैं, जिससे उन्हें वो प्याला मिल जाता है और फिर कैमरॉन और रॉय वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम केला को अपना VR सेट टेस्ट करते हुए देखते हैं, मगर ब्रूस वहाँ आकर केला से उस डिवाइस को टेस्ट करने का कहता है। फिर ब्रूस VR को पहनकर वर्चुअल दुनिया में जाता है। ब्रूस उस VR को देखकर केला की तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम दमियान को रॉय और कैमरॉन के साथ टेबल पर बैठे हुए देखते हैं। दमियान उन्हें डांटता है कि तुमने ये सब क्या किया। वो दोनों दमियान को कहते हैं कि बेर्लिन ने हमें यह मिशन दिया था, हमें इसका आपको बताना जरूरी नहीं। दमियान उन्हें कहता है कि तुम दोनों ने पेरिस के सड़कों पर तमाशा कर दिया और इतना सब होने के बाद तुम सब आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे हो। लेकिन तभी दमियान उन्हें वो प्याला दिखाता है जिसको कैमरॉन और रॉय वापस लेने गए थे। कैमरॉन और रॉय की तोड़फोड़ की वजह से उनको कुछ तो फायदा हुआ। प्रीस्ट ने वो प्याला दमियान को वापस कर दिया था, क्योंकि प्रीस्ट की हालत बहुत खराब थी। वो प्रीस्ट अपने जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब वो लोग खुदाई जारी कर सकते थे, क्योंकि वो एक हफ्ते की छुट्टी पर जा रहा था। इसके बाद हम गैंग को खुदाई करते हुए देखते हैं और उनका काम पूरा हो गया था। दमियान सबको बताता है कि हमारी टनल वहाँ खत्म होगी, जहाँ पर हमें ब्रिक वॉल की दीवार मिलेगी जो हमें ऑक्शन हाउस तक लेकर जाएगी। हम इस दीवार को तोड़कर ऑक्शन हाउस में पहुँचेंगे। वो तिजोरी तक मेन स्टील वाले दरवाजे तोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो पीछे वाले दरवाजे से वहाँ जाते हैं और उनका ऐसा करने से उन पर किसी को शक भी नहीं होगा। आगे का प्लान ये था कि तिजोरी के पीछे तक पहुँचने के लिए वो लोग एयर चैम्बर और सर्विस एरिया से होते हुए गुजरेंगे और पूरे सामान के साथ वहाँ जाएंगे। वहाँ उन्हें एक दीवार मिलेगी जो कंक्रीट ब्लॉक से बनी हुई होगी। वो तिजोरी से पहले कमरे की सिक्योरिटी के लिए है। वो उन ब्लॉक्स को जोड़ने वाले आयरन ब्लॉक्स को काटेंगे, लेकिन वो कंक्रीट ब्लॉक्स अभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उस कमरे में 2 CCTV कैमरास लगे हुए थे और उसकी लाइव फुटेज सीधा गार्ड्स के मॉनिटर पर नजर आती थी। साल के बाकी दिनों में जब कोई ऑक्शन नहीं होती तो वो गार्ड सिर्फ बैठे रहते थे। पहला गार्ड मेन एंट्रेंस में और दूसरा बेसमेंट में तिजोरी के सामने बैठा होगा और वो तिजोरी तब खोलेंगे जब वो खाली होगी। मगर उन लोगों को, उन गार्ड्स को उनके मॉनिटर से दूर करना था, वो भी सिर्फ 3 मिनट के लिए, और इतना टाइम में केला CCTV को हैक कर लेगी। दमियान कहता है कि हमें उन लोगों का ध्यान भटकाना होगा और उसके लिए हमें उन सिक्योरिटी गार्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। हम उन दोनों गार्ड्स की हर मूवमेंट को मॉनिटर करेंगे, खास करके वो डिनर में क्या खाते हैं। वो ज्यादातर पिज्जा खाते थे। वो लोग सर्विस एरिया में अपने लिए साफ जगह बनाते हैं, जहाँ पर वो अपने मिट्टी के कपड़े गंदगी को छोड़कर स्पेक्टिक सूट्स पहनेंगे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी एंटी चैम्बर में हो। अगर कोई भी धूल का कोई जर्रा या फिर एक बाल भी वहाँ रह गया तो उनका पूरा प्लान खराब हो सकता था। केला वहाँ की लैंडलाइन केबल हैक कर लेती है और वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं जो ब्रूस लेकर वहाँ जाता है। वो ज्यादातर वक्त उन गार्ड्स को गुस्सा दिलाने में लगा देता है। ब्रूस वो सारी चीजें करता है जो किसी को इरिटेट कर सकती हैं। उसके बाद गार्ड अपने साथी को बुलाता है और जैसे ही वो गार्ड अपनी जगह से हिलता है, उनके प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। उनके पास 3 मिनट थे अपने प्लान को पूरा करने के लिए। वो एक मशीन से उस कंक्रीट को धक्का देते हैं और वो लोग एंटी चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। ये सारी चीजें CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी, मगर वो ये नहीं देख पा रहे थे क्योंकि ब्रूस उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। ब्रूस उनको गुस्सा दिलाता रहता है ताकि उन्हें और टाइम मिल जाए। एंटी चैम्बर सबसे सेफ जगह होती है। वो उन चारों कैमरास को हैक कर रही होती है। जब वो गार्ड्स ब्रूस को गिरा देते हैं तो ब्रूस बेहोशी की गोली खा लेता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकलने लगती है और वो गार्ड्स और परेशान हो जाते हैं। अब केला सिग्नल रिमोटली हैक कर लेती है। सिग्नल हैक करने के बाद वो वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। उसके बाद मशीन कंक्रीट के उस
शीशे को उठाकर उसे वहाँ रख देती है और ब्रूस भी उठकर सही सलामत वहाँ से चला जाता है और उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। सीसीटीवी हैक करने के बाद जब तिजोरी वाला कमरा और एंटी चैम्बर खाली रहेंगी तो केला वीडियोस रिकॉर्ड करेगी और जरूरत के हिसाब से उन्हें लूप पर प्ले करेगी। अब बर्लिन एक बहुत बड़े जीनियस की बात करता है। वो कहता है कि एक बहुत बड़े जीनियस है जिन्होंने मेरी बहुत सी चोरियों में मेरी मदद की है। वो कहते थे कि चोरी बस एक चैप्टर नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी किताब है। कैमरॉन बर्लिन से पूछती है कि वो इस चोरी में हमारे साथ क्यों नहीं। फिर बर्लिन कहने लगा कि वो अपने एक चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। वो चोरी भी बहुत मजेदार होने वाली है। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी चोरियां ही की हैं। ये जीनियस कोई और नहीं था बल्कि बर्लिन यहाँ प्रोफेसर की बात कर रहा था जिन्हें हमने मनी हाइस्ट में देखा था। वो इस वक्त रॉयल मिंट में चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब केला प्लान बताते हुए कहती है कि वो उन्हें खाली कमरों को रिकॉर्ड करके उनके मॉनिटर पर प्ले कर देगी। अगर पॉलिग्नैक तिजोरी से हीरे निकालने आया तो फिर केला रियल टाइम में कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन कर देगी। लेकिन जब वो चोरी करना तिजोरी में जाएंगे तो केला पुरानी रिकॉर्डिंग ऑन कर देगी जिसमें गार्ड्स को पुरानी तिजोरी दिखेगी। यहाँ बर्लिन उन्हें प्लान भी बता रहा होता है और साथ साथ वो ये काम लाइव भी कर रहे होते हैं। अब वो लोग एंटी चैम्बर में घुसकर उस तिजोरी के पीछे वाली दीवार के जॉइंट्स काटते हैं जिससे दीवार को जोड़ के रखा था। वो एक बेहतरीन मशीन से उसे काटते हैं जिसकी कटिंग स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद वो हुक्स वेल्ड करते हैं ताकि क्रेन स्लैब को 50 सेंटीमीटर तक उठा ले। वो इस तिजोरी के ऊपर लगाए गए क्रेन स्टील को रिमोट कंट्रोल की तरह जमीन से ऊपर उठाते हैं जिससे उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। अब सारे तिजोरी के अंदर पहुंच जाते हैं। बर्लिन उन्हें कहता है कि जैसे आखिरी सामान वहाँ पर रख दिया जाएगा हम वहाँ वापस आ जाएंगे। कुछ दिन और इंतजार करना होगा, तब तक वो पेरिस को एंजॉय करेंगे। अब हम सारे गैंग को रिलैक्स और खुश होते हुए देखते हैं मगर तभी दमियान की वाइफ उसे कॉल करके कहती है मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, जिससे दमियान बहुत उदास हो जाता है। अब बाकी मेंबर पार्टी करने जाते हैं लेकिन कैमरॉन पार्टी के अलावा दमियान के साथ रहती है ताकि वो उसकी हेल्प कर पाए। रास्ते में हम रोई और ब्रूस को बात करते हुए देखते हैं। ब्रूस उससे पूछता है कि जो बाइक तुमने ली थी वो कहाँ है। रोई उसे कहता है कि बाइक के बारे में भूल जाओ मगर ब्रूस कहता है कि उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर बाइक वापस नहीं की तो मेरा पासपोर्ट पुलिस को दे देंगे। असल में ब्रूस ने वो बाइक अपना पासपोर्ट देकर ली थी और जब वो बाइक वापस ला कर देगा तो वो लोग उसका पासपोर्ट देंगे। वो पासपोर्ट असल में फेक था मगर उस पर ब्रूस की असली फोटो लगी हुई थी। अगर पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन यूज की तो वो बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा। फिर रोई ब्रूस को बताता है कि वो बाइक उस प्रीस्ट के गार्ड्स के पास है। दूसरी तरफ कैमरॉन दमियान को बताती है कि कल हीरो की जांच होगी और उन पर दाम लगाए जाएंगे। वेडनेसडे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसकी वजह से प्लान चेंज हो गया है, उनको चोरी आज ही करनी पड़ेगी। अब बर्लिन अपने गैंग मेंबर्स के साथ चोरी करने आ जाता है। केला उसे बताती है कि पॉलिग्नैक अभी अभी आखिरी डायमंड रख चुका है। अब ये तिजोरी जांच के लिए 15 घंटे बाद खुलेगी। अब वो तिजोरी के अंदर जाने लगते हैं और दमियान बर्लिन से कहता है कि तुम्हें वादा किया था कि तुम हमें खतरे में नहीं डालोगे मगर तुम्हें फिर भी हमें खतरे में डालना है। तुम पॉलिग्नैक की बीवी के साथ थे इसलिए तुम यहाँ पर लेट पहुंचे। बर्लिन उनसे पूछता है कि क्या आपने पॉलिग्नैक के रूम से कैमरा निकाले मगर दमियान कहता है कि नहीं। बर्लिन कहता है कि आपकी जगह मैं कैमरे निकाल दूंगा। केला उसे कहती है कि जब सारे अंदर जाने के लिए तैयार हो जाएं तब मैं गार्ड्स को मॉनिटर पर वो वीडियो प्ले कर दूंगी जो मैंने रिकॉर्ड की थी और उसे लूप पर चला दूंगी। अब सारे एंटी चैम्बर में अपने सूट्स पहनकर आ जाते हैं। उसके बाद वो तिजोरी में घुस जाते हैं। बर्लिन उसे कहता है कि जब वीडियो रुक जाए तो सारे बॉक्सेस अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सब निकाल लेते हैं मगर तभी बर्लिन और दमियान आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से दमियान को बर्लिन पर गुस्सा आ जाता है और एक बॉक्स जमीन पर गिर जाता है। बॉक्स गिरने की वजह से पॉलिग्नैक को उस बॉक्स से गिरने की आवाज आ जाती है। पॉलिग्नैक गार्ड से एंटी चैम्बर का दरवाजा को खोलने का कहता है। गार्ड एंटी चैम्बर का दरवाजा खोलकर वहां आने लगता है। तभी ब्रूस मशीन से आयरन ब्लॉक को बंद कर देता है और स्टील के दरवाजा भी बंद हो जाता है। जब फ्रेंच गार्ड एंटी चैम्बर को सर्च करता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। गार्ड पॉलिग्नैक को कहता है कि अगर आप कहें तो मैं तिजोरी को खोल देता हूँ। तभी पॉलिग्नैक को कॉल आ जाती है और वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो तिजोरी लूटकर सारा सामान लाते हैं तो रोई और बर्लिन सामान लेकर होटल चले जाते हैं और बाकी टीम सब कुछ पहला जैसा करने लगती है और उनके पास ये काम करने के लिए सिर्फ 4 घंटे थे। अब बर्लिन और रोई पॉलिग्नैक के रूम में कैमरास रिमूव करने चले जाते हैं और बर्लिन पॉलिग्नैक को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है जिससे वो और गहरी नींद सो जाता है। असल में क्लोरोफॉर्म सुंघाना उनके प्लान का हिस्सा नहीं था लेकिन बर्लिन को पॉलिग्नैक की बीवी पसंद थी इसलिए वो चाहता था कि वो पॉलिग्नैक को छोड़कर बर्लिन के पास आ जाए। सारा सामान लेने के बाद वो लोग तिजोरी को साफ करते हैं और उसे सील भी कर देते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले कि वो लोग अंदर आए थे। फिर रोई बर्लिन से कहता है कि दमियान सही कह रहा था, आपकी वजह से पूरा प्लान खतरे में है। बर्लिन रोई को कहता है कि तुम एक पालतू कुत्ते जैसे हो
जिसकी वजह से रॉय बहुत उदास और गुस्सा हो जाता है। बर्लिन पॉलिग्नैक के मोबाइल फोन के साथ उसका कोट भी ले जाता है। वो उसकी गाड़ी की चाबी लेकर पॉलिग्नैक के दूसरे अपार्टमेंट की तरफ जाता है, जहाँ पर वो चोरी के कुछ सामान को जला देता है और कुछ सबूत भी छोड़ देता है ताकि सारा शक पॉलिग्नैक पर जाए। ऑक्शन हाउस के नीचे पेरिस की सबसे हाई वोल्टेज पावर लाइंस थी, जिनके बारे में सिर्फ गैंग मेंबर्स को ही पता था। वो उन पावर लाइंस को जलाकर ऑक्शन हाउस सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाना चाहते थे, लेकिन इतना बड़ा धमाका करने से पहले उन्हें सिक्योरिटी वालों का ध्यान भटकाना था। ये सब वो इसलिए कर रहे थे ताकि वो कैमरा की रिकॉर्डिंग को दोबारा लाइव कर सकें, क्योंकि अगर वो कैमरा की रिकॉर्डिंग को लाइव करने जाते तो गार्ड्स को शो हो जाता कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए उन्हें चुपके से जाना था। वो गार्ड हेडक्वार्टर्स पर कॉल लगाते हैं, लेकिन केला वो कॉल उठाती है। केला उनसे उनके सिक्योरिटी कोड्स पूछती है और वो गार्ड्स उन्हें बता देते हैं। केला उन सिक्योरिटी कोड्स को याद कर लेती है। वो रात के 3 बजे ऑक्शन हाउस के बाहर बहुत बड़ा धमाका करते हैं। वो न सिर्फ सीसीटीवी कैमरास उड़ा देते हैं, बल्कि तिजोरी के दरवाजों का कंट्रोल भी उड़ा देते हैं। उन्हें तिजोरी खोलने के लिए टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है, मगर तिजोरी बनाने वाली कंपनी जेनेवा में थी, इसलिए उन्हें वहाँ आने में 6 से 7 घंटे लग सकते थे। अब उन्होंने जितने भी एमीटर्स लगाए थे वो उन्हें आराम से निकाल सकते थे। वो लोग सर्विस एरिया वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं और उस जगह को वैसे कर देते हैं जैसे वो पहले थी। इसके लिए वो वही पुरानी ब्रिक्स लगाते हैं और अपना सारा सामान उसी टनल में छोड़ देते हैं। वो टनल को सील करके खुदाई के सबूत भी दफन कर देते हैं। अब बर्लिन भी पॉलिग्नैक का फोन वापस रख देता है। बर्लिन उन सबको बताता है कि उस रात कोई भी बाहर घूमने नहीं जाएगा। वो सबको रात को जाने से इसलिए मना करता है क्योंकि पुलिस को शक हो सकता था, लेकिन उससे पहले वो अपना सारा सामान पैक करते हैं और अपने कमरों को साफ भी करते हैं। उन लोगों को वहाँ पर एक भी सबूत नहीं छोड़ना था। अब ब्रूस केला को उसके रूम में बुलाने आता है। वो उसे कहता है कि मैं पेरिस नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं अपना पासपोर्ट वापस लेने गया था, मगर वहाँ पर अलार्म लगा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। केला उसे कहती है कि बर्लिन ने हमें साफ बोला है कि हम अपने होटल को नहीं छोड़ के जा सकते, लेकिन ब्रूस उसे कहता है कि उस पासपोर्ट में मेरी असली पिक्चर लगी हुई है। ब्रूस उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम अलार्म बंद करना और हम अंदर घुसेंगे, तुम अलार्म हैक करना और तुम उनके कंप्यूटर से मेरा पासपोर्ट डिलीट कर देना। अब ब्रूस और केला वहाँ पर पहुंच जाते हैं। केला वहाँ के कंप्यूटर को हैक करके ब्रूस के पासपोर्ट को डिलीट करने की कोशिश करती है। तभी दूसरी तरफ वहाँ पर कुछ आदमी पोकर खेल रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी उस रूम में आ जाता है, लेकिन केला अपना काम करती रहती है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। केला उसे कहती है कि मैं कैमली हूँ, एक इंटर्न। ब्रूस केला की डेस्क के नीचे छुपा होता है। अब वहाँ पर वो दूसरे लोग भी आ जाते हैं। वो आदमी केला को एक कॉफी देता है, लेकिन उस वक्त कंप्यूटर में कुछ इशू हो रहा था, तो वो आदमी कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करने लगता है। वो ब्रूस को टेबल के नीचे छुपा हुआ देखता है। वो उसे कहता है कि अपने दोस्त को बोलो कि बाहर आ जाए, अगर बाहर ना आया तो मैं गोली चला दूंगा। ब्रूस वहाँ से बाहर आ जाता है और उस आदमी के ऊपर कोई चीज फेंक देता है, जिससे गन टेबल पर गिर जाती है। केला उस गन को उठा लेती है और वो कहती है कि अगर गोली नहीं खानी तो अपने घुटनों पर बैठ जाओ और बताओ कि यहाँ पर पैसे कहाँ पर रखे हैं। इसके बाद वो पासपोर्ट डिलीट करके गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट हो जाता है, जिससे केला ब्रूस से नाराज हो जाती है। अब दूसरी तरफ कैमरॉन और रोई भी एक साथ घूमने चले जाते हैं। वो एक गाड़ी को चोरी करने का सोचते हैं। वो एक बलून और प्लास्टिक की बोतल ले लेते हैं। फिर रोई एक गाड़ी के साइलेंसर पर बलून लगा देता है और टायर में वो प्लास्टिक की बोतल घुसा देता है। फिर उस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को चेक करने के लिए उतर जाता है, मगर उसी वक्त रोई गाड़ी में बैठकर उसे चुरा लेता है। अब कैमरॉन भी उस गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो दोनों एक साथ बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं और रेस ट्रैक की तरफ चले जाते हैं। फिर वो एक आदमी से रेस लगाने का कहते हैं। रेस की शर्त ये थी कि अगर रोई हार गया तो वो अपनी कार उस आदमी को दे देगा। ये कोई नॉर्मल रेस नहीं थी। इसमें कैमरान के जूते को गाड़ी के रूफ के साथ चिपका देते हैं और दूसरी गाड़ी का रेसर भी यही करता है। अब दोनों के बीच में बहुत मजेदार रेस होती है। रोई ये रेस जीतने ही वाला होता है, मगर कैमरॉन को अपने पास्ट की याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो गाड़ी रोकने का कहती है, जिसकी वजह से रोई को गाड़ी रोकनी पड़ती है और वो रेस भी हार जाता है। वो अपनी गाड़ी की चाबी उस आदमी को दे देता है। यहाँ पर इन लोगों से गलती हो जाती है। कैमरॉन एक हार बर्लिन को नहीं देती और वो उस हार को अपने पास रखती है, लेकिन वो कह रही थी कि वो उस हार को बर्लिन को दे देगी, मगर वो हार उस गाड़ी में रह जाता है जो कि वो लोग हार चुके थे। अब रोई कैमरॉन के साथ एक प्लेन में बैठ जाता है और उसका मूड बेहतर करने के लिए वो प्लेन को स्टार्ट कर देता है और उसे रनवे पर चला रहा होता है। कैमरॉन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें प्लेन चलाना आता है। रोई उसे कहता है कि नहीं, मैं पहली दफा चला रहा हूँ। वो प्लेन की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन तभी वो उसे रोक देता है। इसकी वजह से कैमरॉन का मूड ठीक हो गया था और अब उन्हें पता चलता है कि उनके पास वो हार नहीं है और वो उस हार को उस गाड़ी में भूल आए हैं। दूसरी तरफ पुलिस तिजोरी को चेक कर रही थी। उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए उनका शक पॉलिग्नैक की तरफ जाता है और वो उसके घर में आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। दमियान बर्लिन से कहता है कि जब सारे रास्ते साफ हो जाए तभी सामान पैक करने वाली कंपनी को बुलाना, और जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी तो वो अपने भागने का प्लान भी शुरू कर देंगे। ब्रूस और केला सबसे पहले बस स्टैंड जाते हैं। वहाँ से होते हुए उन्हें सीधा
सीधा स्पेन जाना था। वो बस से इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें रास्ते में कोई पुलिस वगैरह नहीं रोकेगी। अब उसके बाद रूही और कैमरॉन की बारी आती है। वो जाकर उस वैन को लाते हैं जो वो स्पेन से लाए थे और फिर वो दरमियान को पिक करते हैं और एक खुशहाल फैमिली की तरह वहाँ से निकलते हैं जिनका नाम दो गंजालस था। बर्लिन को इस होटल में सबसे आखिर में निकलना था। अब कैमिल जो क्लिनिक की बीवी होती है वो अपने रूम में जाती है तो उसे अपार्टमेंट में बहुत से पुलिस ऑफिसर्स नजर आते हैं और एक कमिश्नर उसे एक सेफ लॉक खोलने का कहती है, मगर उसके पास उसका कोड नहीं था। दूसरी तरफ पोलिग्नैक को अरेस्ट किया हुआ था। फ्रेंच कमिश्नर पोलिग्नैक से कुछ सवाल करती है। वो उससे पूछती है कि आप कल रात कहाँ थे, तो वो उसे बताता है कि मैं घर पर ही था और मैं नींद की दवाई खा के सोया हुआ था। फिर वो कमिश्नर उसे कुछ फुटेजेस दिखाती हैं जिसपे बर्लिन पार्किंग लॉट में जा रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था। कमिश्नर उसे बताती है कि हमने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए हैं जिसमें आपकी कार हाईवे से जाती हुई नजर आई है और हमने आपका फोन भी ट्रैक किया था और हमारी फोरेंसिक टीम को ये धागे मिले हैं, सेम उन हीरो से मैच करते हैं जो कल रात चोरी हुए। कल रात कोई इसे बाथरूम में जला रहा था। ये सारे सबूत बर्लिन ने छोड़े थे ताकि वो पोलिग्नैक को फंसा सके और ऐसा ही हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम बर्लिन को देखते हैं। कैमिली उसे अपने पास आने का कहती है और वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर हैं और कल रात वहाँ से 44 मिलियन यूरोस हीरे चोरी हुए हैं। वो उसे बताती है कि उन पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है और अरेस्ट भी कर लिया गया है। वो उसे बताती है कि उनका काम ऐसा था कि वो दुनिया के अलग अलग कोने में जाते रहते थे। वो उसे एक सेफ लॉक के बारे में बताती है लेकिन उसका कोड उसे नहीं पता था, तो पुलिस उसको अपने साथ जबरदस्ती तोड़ कर ले गई थी। बर्लिन कैमिल को पसंद करता था, इसलिए वो चाहता था कि वो पोलिग्नैक को छोड़ के उसके पास आ जाए, लेकिन कैमिल को शक होता है कि ये किसी की चाल है और उसके हस्बैंड को किसी ने फंसाया है। वो कहती है कि वो अच्छे इंसान है, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ कमिश्नर पोलिग्नैक को कहती है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत मिले हैं और तुम्हें 15 साल की कैद हो सकती है, लेकिन अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो तुम्हारी सजा कम भी हो सकती है। पोलिग्नैक कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, मगर आप मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। अब वो पोलिग्नैक के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को फ्रीज कर देते हैं। अब वो लोग गोंजालेस फैमिली बनकर रोड पर सफर कर रहे होते हैं, लेकिन सामने पुलिस ने स्पेन जाने का रास्ता सील किया होता है। रोई बहुत डर जाता है और कूदने का सोचता है, मगर दमियान उसे मना करता है। वैन पुलिस वाले को लगने ही वाली होती है, मगर वो टाइम पर ब्रेक लगा देता है। पुलिस वाले दमियान से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने का कहते हैं और गाड़ी का दरवाजा खोलने का भी कहते हैं। दमियान उन्हें बताता है कि हम लोग ने कुछ दिन पेरिस में बिताए, लेकिन तभी कैमरॉन उन्हें बताती है कि ये हमारी माँ के लिए एक फेयरवेल है। वो 3 हफ्तों पहले मर गई थी। वो चाहती थी कि हम एक साथ इस ट्रिप पर जाएं। फ्रांस में किसी की एशिज को ले जाना इलीगल था। इसको देखकर पुलिस वाले डब्बों को नहीं देखते जिनमें हीरे रखे हुए थे। वो उन एशिज को उठाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ के कानून के हिसाब से किसी की एशिज को बिना परमिशन नहीं गिराया जा सकता। इससे इन्वायरमेंट पर भी असर पड़ता है। आप लोग इसे लेकर सफर नहीं कर सकते। लेकिन तभी कैमरॉन उस मटके को उठाकर भाग जाती है। पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करते हैं और हवा में फायर भी करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती, इसलिए वो जमीन पर उसके सामने फायर करते हैं। वो उसे घुटनों के बल बैठने का कहते हैं और उस एशिज को फेंकने का कहते हैं। फिर वो जबरदस्ती उन एशिज को फेंक देती है और फिर वो रोने की एक्टिंग करती है। दमियान उनसे कहता है कि सब चेक कर लो, लेकिन हमें अकेला छोड़ दो। अब पुलिस वाले ये सब देखकर उन्हें वहाँ से जाने का कहते हैं। इसके बाद वो अपने सफर के लिए दोबारा निकल जाते हैं। दमियान उनसे कहता है कि केला और ब्रूस को कॉल करो। वो उन्हें बताते हैं कि पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और रोड को बंद कर दिया है। तुम दोनों अगले बस स्टॉप पर उतर जाओ। वो ऐसा ही करते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं और अंधेरा होने के बाद अपने टेंट में रात बिताते हैं। उनको सुबह होकर पैदल निकलना था और रोड्स को अवॉइड करना था। दरमियान रोई और कैमरॉन को कहता है अगले 3 दिनों तक पास के एक कैंप ग्राउंड में रहेंगे जब तक पुलिस की छानबीन कम ना हो जाए। वो हमारे लिए सबसे सेफ जगह रहेगी। अब हम बर्लिन को देखते हैं। वहाँ का मैनेजर बर्लिन से आकर पूछता है कि आप यहाँ ज्यादा देर तक रहना चाहते हैं तो मैं हाउस कीपिंग में किसी को भेज के कमरे की सफाई करवा देता हूँ, लेकिन बर्लिन सफाई करवाने से मना कर देता है क्योंकि उसका सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ था। रॉय उसे कॉल करके कहता है कि पेरिस के रोड्स पर पुलिस की निगरानी है। अभी हमने पास के कैंपिंग ग्राउंड में रेस्ट करने का सोचा है। अब रॉय बर्लिन को बताता है कि उससे एक सबूत रह गया है और ये उसकी गलती है। वो बर्लिन को बताता है कि मेरे से वो हार गुम हो गया है। वो उसे बताता है कि वो हार उस गाड़ी में है जो उसने चोरी की थी और वो रेस में उस गाड़ी को हार चुका है। इस वक्त वो कार पेरिस में घूम रही होगी और इसी दौरान पुलिस उस बंदे को पकड़ लेती है। वही बर्लिन को कहता है कि मेरी वजह से टीम खतरे में है, अगर आप कहेंगे तो मैं सब छोड़ दूंगा, अपना चोरी किया हुआ हिस्सा भी। मुझे पता है कि इस गलती की कोई माफी नहीं। बर्लिन उसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। रॉय उसे बताता है कि मैं गुस्से में था। असल में रॉय उस बात की बात कर रहा है जब बर्लिन ने उसे पालतू कुत्ता कहा था। बर्लिन उसे कहता है कि तुम्हारे पास शान और इज्जत है उस आदमी को जवाब देने की जो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। बर्लिन भी रॉय से माफी मांगता है। बर्लिन उसे कहता है कि पोलिग्नैक को जेल में डालने के लिए उसने जल्दबाजी की है क्योंकि कैमिल अपने हस्बैंड को छुड़ाना चाहती थी। बर्लिन ने सोचा था कि जब वो जेल में जाएगा तो कैमिल उसके पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब बर्लिन उसे मार भी नहीं सकता था
अब बर्लिन कैमिल के सामने एक अच्छा इंसान बनता है, इसलिए वो कैमिल के सामने बहुत सारे पैसे रखता है और उसे पेरिस का बेस्ट लॉयर हायर करने का कहता है। इन पैसों को कैमिल देखकर खुश हो जाती है। फिर वो पॉलिग्नैक से मिलने जेल जाते हैं और कैमिल पॉलिग्नैक को बताती है कि बर्लिन हमें बेस्ट लॉयर हायर करने के लिए पैसे दे रहा है। शुरू में तो वो इनकार कर देता है, लेकिन बर्लिन के कहने पर पॉलिग्नैक वो पैसे ले लेता है। कमिश्नर उस रेसर से उस हार के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो कहता है कि वो कार मेरी नहीं। फिर वो आदमी कैमरॉन और रॉय के बारे में बताता है कि वो दोनों स्पेनिश थे और वो बताता है कि रॉय के हाथ में टैटू भी था। अब फ्रेंच कमिश्नर स्पेन के पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल कर देती है। अब हम रात के टाइम केला को अपने टेंट के बाहर देखते हैं, मगर तभी वहाँ पर उसको एक जहरीला सांप काट लेता है। जिस जगह पर सांप ने केला को काटा था, ब्रूस उस जगह पर कट लगा देता है ताकि जहर बॉडी तक ना फैले। अब ब्रूस केला को अपनी पीठ पर बिठाकर सामने वाले गांव तक जाने लगता है। अब हम एलिसिया सियारा को देखते हैं, जिनको हमने पहली दफा मनी हाइस्ट के सीजन 3 में देखा था। वो स्पेन से यहाँ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए आई थी। एलिसिया उस कमिश्नर को कहती है कि उन्होंने वो हीरा हमें भटकाने के लिए नहीं यूज किया, क्योंकि इस हार की कीमत 4 मिलियन यूरोज है। वो यहाँ का तीसरा सबसे महंगा हार है। एलिसिया कहती है कि ये उन दोनों लड़का लड़की की गलती है। वो लोग पॉलिग्नैक को यूज कर रहे हैं, हमें पॉलिग्नैक को छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ हम ब्रूस को केला को कैरी करते हुए देखते हैं। वो एक गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो गाड़ी पुलिस की थी। वो पुलिस वाले केला को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। अब हम रॉय और कैमरॉन को एक साथ फिशिंग करते हुए देखते हैं, मगर पुलिस वाले उनको पीछे से देख लेते हैं और उन्हें रॉय का टैटू नजर आ जाता है। अब एलेसिया रैकेल को कॉल करती है ताकि वो भी इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर ले। रैकेल कहती है कि मैं कल तक वहाँ पहुँच जाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैमिल की दोस्त उससे मिलने आई थी और फिर वो अपनी दोस्त को बर्लिन के बारे में बताती है। वो उसे अपने बच्चे का ख्याल रखने के कहती है, क्योंकि वो कहीं जा रही थी। अब दूसरी तरफ केला को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, लेकिन तभी उसकी जेब से गन की बैरल गिर जाती है। इसको देखकर ब्रूस ऑफिसर की गन निकालकर उसे गाड़ी में बैठने का कहता है। अब पेरिस का बेस्ट लॉयर कैमिल से मिलने आता है। वो लॉयर उसे बताता है कि सारे सबूत आपके हस्बैंड के खिलाफ हैं। बेहतर यही है कि वो अपने सारे जुर्म कबूल कर ले। वो कहता है कि अगर वो अपना जुर्म मान ले तो हम कोर्ट से कहकर उसकी सजा कम करवा सकते हैं। बर्लिन कहता है कि वो इनोसेंट है। वो लॉयर उन्हें बताते हैं कि यूरोप की 44 कंपनीज पॉलिग्नैक के खिलाफ काम कर रही हैं ताकि ऑक्शन हाउस में इंश्योरेंस करने वाली कंपनी चोरी हुए हीरो के पैसे उन्हें वापस करे। इसको सुनकर कैमिल बहुत उदास हो जाती है और बर्लिन उस लॉयर को ब्लैकमेल करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम सीधा घर जाकर इस केस को स्टडी करोगे और कल आकर कैमिल को बताओगे कि केस का हल मिल गया है, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब पुलिस पॉलिग्नैक का वो सामान जो उसने अपने लॉकर में रखा हुआ था वो वापस करने आती है। दूसरी तरफ रोहित दमियान को बताता है कि चोरी के दौरान एक हीरा हमारे पास रह गया था जो कार रेस में हम हार गए थे। ये बताने के लिए मैंने बर्लिन को कॉल की थी, जो अभी भी पेरिस में है। अब दमियान बर्लिन को कॉल करता है। वो उसे पूछता है कि तुम अभी भी पेरिस में क्यों फंसे हुए हो। तो बर्लिन कहता है कि कैमिल ने मुझे छोड़ दिया। दमियान उसे कहता है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें ढूंढ रहा है। दमियान उसे कहता है कि तुम होटल की लॉबी में बैठो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दमियान रॉय को कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं बर्लिन को लेने जा रहा हूँ। तुम और कैमरॉन यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स उड़ाओ, हो सकता है कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल हो। अब दमियान बर्लिन को लेने के लिए निकल जाता है। अब रकेल फ्रांस पहुंच जाती है और वो एलिसिया से मिलकर कहती है कि हमें रॉय और कैमरॉन की पिक्चर्स फ्रांस में फैला देनी चाहिए ताकि हम तीनों के अलावा सारे फ्रांस के लोग उन्हें ढूंढ सकें। इसलिए कमिश्नर उनके स्केचेस सामने वाली पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देती है। ये स्केचेस उस रेसर से बनवाए होते हैं। अब कैमिल की दोस्त उससे मिलने वापस आती है और कैमिल बताती है कि उसने अब बर्लिन को छोड़ दिया है। वो उसे कहती है कि पॉलिग्नैक के साथ ये सब किसने किया होगा। उसकी दोस्त कहती है कि फिल्मों में तो ये सब चीजें आशिक लोग ही करते हैं। अब उसकी दोस्त पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है, तो कैमिल बताती है कि वो बर्लिन के पास है। बर्लिन उसका बेटा लेकर वहाँ आ जाता है। बर्लिन कैमिल से गले मिलता है, लेकिन कैमिल उसकी जेब से उसका रूम कार्ड चोरी कर लेती है। अब दमियान बर्लिन को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस ने रॉय और कैमरॉन की वैन ढूंढ ली थी। वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब दूसरी तरफ कैमिल उस रूम कार्ड से बर्लिन का रूम खोल लेती है और सारा चोरी का सामान देख लेती है। यहाँ पर उसका टेलीस्कोप, चोरी की तस्वीरें, कंप्यूटर्स और दूसरी चीजें पड़ी हुई थी। उसे पता लग जाता है कि ये सब बर्लिन ने ही किया है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड अब जेल में कैद था। दूसरी तरफ ब्रूस अब पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी चोरी कर लेता है और उन दोनों को पीछे बांध देता है। ब्रूस उन पुलिस ऑफिसर्स को गाड़ी में लेकर बैठा हुआ था। जैसे उसे पता चलता है कि केला की तबीयत ठीक हो गई है, तो वो केला को लेकर उस हॉस्पिटल से निकल जाता है। वो पुलिस की गाड़ी चला रहा होता है और पीछे वो पुलिस ऑफिसर्स हथकड़ी से बंधे होते हैं। अब दूसरी तरफ कैमरॉन और रॉय की वैन पर पुलिस फायरिंग कर देती है, लेकिन उस वक्त तक वो वैन के नीचे मौजूद गटर के जरिए वहां से भाग चुके होते हैं। उन्होंने डमी के ऊपर एक माइक्रोफोन रख दिया था। वो उस माइक से जरिए उनका ध्यान भटकाते हैं।
वो उनसे 5 मिनट मांगते हैं ताकि वो खुफिया दरवाजे से भाग सकें। वो कैमरास के थ्रू सब पुलिस ऑफिसर की मूवमेंट को देख पा रहे थे। अब रोई और टाइम मांगने के लिए उन्हें आधे हीरो के सामान के बारे में बता देता है। एलिसिया नोटिस कर लेती है कि वो माइक्रोफोन एक ही जगह से आगे पीछे हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर को अंदर जाने का कहती है। अंदर जाकर उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग उनसे खेल रहे थे और वो पुलिस ऑफिसर्स को उसी गटर के अंदर भेज देते हैं। अब रोई और कैमरॉन गटर वाले रास्ते से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद रोई कैमरॉन से कारपेट चिपकाने वाली ग्लू गन लाने का कहता है। अब दूसरी तरफ रकेल एलिसिया को कॉल पर बताती है कि मार्केट में से एक 9mm कैमरा है जिसकी रेंज 350 मीटर है। इसका मतलब वो पॉलीग्नैक के सामने वाली बिल्डिंग में थे ताकि वो आराम से किसी पर भी नजर रख सकें। फिर वो होटल में मिलने का फैसला करते हैं। अब कैमरॉन और रोई ट्रक की छत के ऊपर अपने आप को कारपेट में छुपा लेते हैं ताकि पुलिस उनको ढूंढ ना पाए। सीन शिफ्ट होता है तो हम कैमिल को देखते हैं। वो अपनी दोस्त को बताती है कि बर्लिन ही चोर था। उसके पास ऑक्शन हाउस का मॉडल, हीरे की तस्वीरें और एक गन भी है। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि पुलिस ने उसे एक डब्बा दिया था जिस पे पॉलीग्नैक का सामान पड़ा हुआ था। ये सारा सामान उसके सेफ लॉक में पड़ा था जो पुलिस ने जबरदस्ती खोल लिया था। उसे बहुत सरप्राइजिंग चीजें पता लगती है। उसे पॉलीग्नैक की दूसरी वाइफ की तस्वीरें मिलती हैं जिसके साथ उसका एक बच्चा भी था। वो ये देखकर बहुत उदास हो जाती है। अब कैमिल की दोस्त उसे कहती है कि तुम बर्लिन के बारे में पुलिस को मत बताओ, इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। बर्लिन और तुम्हारा हस्बैंड दोनों ही धोखेबाज हैं। हम बर्लिन को ढूंढेंगे और उसे चोरी किया हुआ 40% हिस्सा मांगेंगे। अब दूसरी तरफ बर्लिन और दरमियान वहां से निकलने के बारे में सोच रहे थे। उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे। बर्लिन कहता है कि अगर हमने इतने सारे सबूत छोड़ दिए तो पुलिस हमें आसानी से ट्रैक कर लेगी, इसलिए वो उन सबूत को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे। अब वो दोनों मिलकर सारे सबूत मिटा देते हैं। ब्रूस और केला को पता चल जाता है कि पुलिस उनकी गाड़ी को ढूंढ रही है तो वो गाड़ी चेंज करने का सोचते हैं। वो दोनों उन पुलिस ऑफिसर्स को बांध देते हैं और ब्रूस उन्हें एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा देता है। फिर केला गाड़ी को नीचे गिरा देती है और वो दोनों एक बोट में बैठ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम रोई और कैमरॉन को देखते हैं जो ट्रक की छत के ऊपर कारपेट के अंदर छुपे हुए थे। पुलिस उनके ट्रक को चेक करती है मगर उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। वो दोनों बड़ी मुश्किल से उन पुलिस ऑफिसर से बचते हैं और वो लोग उस ट्रक के जरिए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मगर दूसरी तरफ एलिसिया, रकेल और पुलिस बर्लिन के होटल में पहुंच जाती है। बर्लिन दरमियान को कहता है कि वो लोग सीसीटीवी चेक करेंगे, हमें यहीं पर रुकना होगा, हम अभी बाहर नहीं जा सकते। बर्लिन केला को फोन करके सीसीटीवी हैक करने का कहता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें लॉबी का कैमरा बंद करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ से निकल सकें। उसे हार्ड ड्राइव और मैनेज हॉल से पिछले कुछ घंटों की फुटेज को डिलीट करना था। केला कहती है कि यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन बर्लिन कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं और दरमियान बच नहीं पाएंगे। फ्रेंच कमिश्नर होटल स्टाफ से कुछ स्पेनिश लोगों के बारे में सवाल कर रही थी। इसी दौरान उस होटल का मैनेजर उन स्पेनिश ग्रुप के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है। वो उन्हें बताता है कि वो लोग पहले से ही होटल से चेकआउट कर चुके हैं मगर उनमें से एक बंदा अभी तक नहीं गया और वो अपने रूम में है। वो रूम नंबर 503 में है। अब केला सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक करके उन्हें बंद कर रही थी। सारे कैमरास डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। अब दूसरी तरफ वो दोनों अपने रूम से निकलकर क्लीनिंग रूम में छुप जाते हैं। इसी वक्त कमिश्नर और उसकी टीम बर्लिन के रूम तक पहुंच जाते हैं और उनका रूम सर्च कर रहे होते हैं। दरमियान और बर्लिन होटल स्टाफ की गाड़ी के साथ उनके यूनिफॉर्म्स पहनकर होटल से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो होटल से बाहर निकलते हैं तो वो होटल बंद हो जाता है। वो भागने में कामयाब हो गए थे। अब बर्लिन दो लड़कों से 15,000 यूरोज लो बाइक्स खरीद लेता है। वो बहुत तेजी से वहाँ से भागते हैं। कैमरॉन और रोई उस ट्रक पर बैठकर स्पेन ही जा रहे होते हैं। जब ट्रक रुक जाता है तो दोनों वहाँ से उतरकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। दूसरी तरफ केला और ब्रूस एक साथ सफर कर रहे थे। वो एक स्पीड बोट के जरिए स्पेन से भाग रहे थे लेकिन वहाँ पर पुलिस ने भी एरिया सील किया हुआ था। तो केला के पास एक आइडिया था और केला कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेती है और उन्हें क्रूज में बिठाकर स्पेन ले जाती है ताकि पुलिस उन पर शक न कर पाए। अब हम बर्लिन और दरमियान को एक साथ देखते हैं। पेरिस की हर सड़क पर पुलिस खड़ी थी इसलिए वो रोड से सफर करना बहुत मुश्किल था। तो बर्लिन और दरमियान साइकिल के साथ पहाड़ों वाले रास्ते से सफर करते हैं और फ्रांस की एक चोटी से दूसरी चोटी पार करने में उन्हें 4 दिन लग जाते हैं। वो सबसे मुश्किल रास्तों से होते हुए स्पेन पहुंच रहे थे लेकिन एंड में इतनी मुश्किलों के बाद वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं और अपने बाकी गैंग मेंबर से भी मिलते हैं। जब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाए उनका उसी जगह पर रहने का प्लान था। अब पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकती थी और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन बर्लिन तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही शख्स के पास था और वो कैमिल थी। 5 महीने बाद कैमिल बर्लिन से मिलने आती है। वो बर्लिन को बताती है कि उसने चोरी की सारी चीजें देख ली थी। वो तिजोरी का मॉडल, हीरे की पिक्चर्स, तुम्हारे टेलीस्कोप, कंप्यूटर और गन भी। बर्लिन उसे बताता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कैमिल ने अपने कपड़ों के ऊपर हिडन माइक्रोफोन लगाया हुआ था जिससे वो बर्लिन की सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी और उसकी
उसकी दोस्त गाड़ी में बैठे सब कुछ सुन रही थी। अब हम रकेल और एलिसिया को फ्रेंच कमिश्नर से मिलते हुए देखते हैं। वो उन दोनों को बताती है कि उन्हें उस रूम से डीएनए इकट्ठे किए हैं। वहाँ पर उन लोगों को 2580 से भी ज्यादा सैंपल्स मिले हैं। किसी भी सैंपल का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास सिर्फ इनके स्केचेस ही हैं। एलिसिया कहती है कि वो ये जंग जीत गए हैं, मगर वो फिर से जरूर चोरी करेंगे और अगली दफा हम उन्हें पकड़ लेंगे। अब कैमिल और उसकी दोस्त बर्लिन से नेगोशिएट करने आती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है और ये इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया की पुलिस भी जानना चाहेगी। वो बर्लिन को अपनी ऑडियो टेप सुनाती है, मगर उस टेप में कुछ भी नहीं था क्योंकि बर्लिन ने सारी टेप उड़ा दी थी। वो उन दोनों को वो टेप्स दिखाता है जो बर्लिन ने उनके घर से चुराई थी। ये देखकर कैमिल और उसकी दोस्त हैरान हो जाती है। अब कैमिल और उसकी दोस्त के पास बर्लिन को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी बर्लिन उन्हें पैसे दे देता है। बर्लिन उन दोनों को 3.8 मिलियन यूरोस दे देता है और वो कह रहा था कि बाकी के पैसे वो उन दोनों को भेज देगा। अब हम बर्लिन और दमियान को एक साथ देखते हैं। वो उसे बताता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे मैंने चोरी किया हुआ सारा पैसा खो दिया है। हम सबको फिर से चोरी करनी पड़ेगी। दमियान कहता है कि ये बेहतर है, मुझे ये छुट्टियां अभी से लंबी लग रही थी। यहाँ ये सीरीज एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।